students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. अच्छे से आपने राखी का त्योहार भी मनाया होगा, सभी घूम घाम कर इधर उधर आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। गए होंगे तो अपने व्हीकल से गए होंगे, कोई बात नहीं, अब नहीं जाना है क्योंकि सेफ्टी में ही बचाव है। ठीक है, आइए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लेसन का नाम है संविधान निर्माण। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले कल हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। 3 पॉइंट इसके हो चुके थे। आज चौथा पॉइंट हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रस्तावना के समय मैं आपको बताती जा रही थी कि कौन से शब्द मुश्किल हैं और उन शब्दों का क्या अर्थ है। तो यही गणराज्य है। इसका अर्थ है जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है, मेन मुख्य जो व्यक्ति होता है, उसका चुनाव लोगों के द्वारा होता है। लोग उसे चुनते हैं। जैसे कि हमारे देश में प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है, तो उसका चुनाव भी जनता द्वारा ही होता है। 5 वर्ष के बाद लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की द्वारा हम जो अपने प्रतिनिधि चुनकर वहां तक भेजते हैं, उनके द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में हमारे प्रमुख, देश का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है। ये पद ऐसा है जो ना कोई वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब होता है पहले पिता बन गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इसी तरह पुराने समय में होता था। लेकिन आज जब जहां चुनाव प्रणाली चल गई है, तो वहां पर जो भी चुनाव होंगे वो 5 साल बाद, किसी देश में मैक्सिको में 6 साल बाद है, तो कई अपना निर्धारित टाइम है। हमारे इंडिया में 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति है उसका चुनाव हमारे देश की विधानसभाओं द्वारा, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा होता है, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा। वंशानुगत है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना, गणराज्य का मतलब ये होता है। उसके बाद स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए एक लोकतंत्र देश में, क्योंकि जिसको अपने विचार प्रकट करने का हक ही नहीं है, जो अपने अंदर की बात को कह ही नहीं सकता किसी के सामने, तो फिर वहां कैसे आ जाते हैं? वहां लोकतंत्र हम कह नहीं सकते, वो फिर गैर लोकतांत्रिक देश हो गए, अलोकतांत्रिक हो गए। पहले के टाइम में होता था तानाशाह शासन होता था, या सैन्य शासन होता था। अपने विचार किसी ने बोल दी, आज भी है, पाकिस्तान में है, या आप कहीं और चले जाओ, कई जगहों पर है। तो ऐसे सऊदी अरब में था। तो ऐसे नहीं है कि वहां पर कोई भी कुछ बोल दे तो उसको ऐसे किया जाए। ठीक है, तो जहां पर स्वतंत्रता है विचारों की, काम की, अभिव्यक्ति की, वही देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। जहां पर इस स्वतंत्रता का मतलब यही है कि अपने अंदर के उद्गारों को प्रकट करना। पहले प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती थी लोगों को अंग्रेजों के टाइम में। जो भी कोई बात कहना चाहता था तो उस पर अंकुश था, पहले सरकार की परमिशन लो फिर उसको छापो। तो ये चीज गलत थी, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को प्रकट नहीं करेंगे, अपने मन की बात को नहीं, आप घर में भी घुस जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप किसी को कह नहीं पाते हैं, तो वो आपके विचारों का हनन है, आपकी स्वतंत्रता का हनन है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब है आदमी अपने मन की बात को कहे, जो छापना चाहता है वो छाप पे लिखे देगा। आज हमारे देश में जिसकी सरकार है, सत्तारूढ़ सरकारों से खिलाफ भी लोग छाप देते हैं अखबार में, उसके खिलाफ भी मीडिया में कुछ का कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश का हक, एक नागरिक का हक है। ठीक है, उसमें कोई किसी को बातें नहीं कर सकता। और साथ ही जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय करना चाहे, मान लो किसी ने कपड़े का काम किया, नहीं चल रहा, उसके बाद वो मैकेनिक का करना चाहता है, बिजली का करना चाहता है, चेंज कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि जो काम शुरू कर दे उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता। यहाँ काम कर रहा है, दिल्ली जाके करना चाहता है, बाबू जाके करना चाहता है, रिवाड़ी करना चाहता है, या किसी और राज्य में या किसी और क्षेत्र में करना चाहता है, तो वो कर सकता है, उसे पूरी आजादी है। विचारों के साथ साथ उसे काम के साथ साथ कहीं आने जाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो बातें ना हो, अपने देश में घुट कर ना जिए। ये एक हमारी प्रस्तावना में संबंधित विषय है, ताकि सभी लोगों को हम ये कह सकें कि वो एक स्वतंत्र नागरिक है, भारत का वासी है। क्योंकि ये चीजें प्रस्तावना में पहले जोड़ दी गई है। सरकार आती जाती रहती है हर 5 साल बाद, क्या पता किसका क्या प्रवृत्ति हो, लेकिन इसको तो संविधान में वर्णित कर दिया गया, उसके अनुसार काम करना है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद चलते हैं हम समानता। समानता का मतलब है किसी के
साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो, अवसरों की समानता सबको हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी भाषा को बोलता हो। परंपरागत सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा। जैसे परंपरागत का मतलब जो पहले से चली आ रही है, जैसे स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, था कभी, अब नहीं होता है। जैसे कि पर्दा प्रथा थी या बाल्य विवाह था या परंपरागत जो रीति रिवाज है, धर्म के नाम पर पाखंड होता था, इस तरह से उन चीजों को दूर करके असमानताओं को कम करना है और सभी के लिए रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में सभी को समान अवसर हो। ये चीजें हमारे देश में जुड़ी हुई है प्रस्तावना में। समता, जिसे हम समानता कहते हैं, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए तो देखो आज सब कोर्ट कचहरियों से डरते हैं, क्योंकि सबको पता है सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, जो भी बड़ा है चाहे छोटा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाता है। तो इस तरह से समानता का व्यवहार हमारी प्रस्तावना में पहले से ही वर्णित है। बंधुता, किसी के साथ भी, जो भी आपका साथी नागरिक है उसके साथ एक भाईचारे के साथ रहो, प्रेम पूर्वक रहो, सद्भावना के साथ रहो, ऐसा हमारी प्रस्तावना में है। कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि कोई भी नागरिक जो है उसके साथ अगर हीन व्यवहार होता है तो वो अपने आप को उस देश का नागरिक नहीं समझता। जैसे कि सिंगली भाषाओं के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार किया गया और तमिलों को बिल्कुल साइड कर दिया गया, तो उस देश में दंगे हुए ना, उपेक्षित महसूस किया उन्होंने, वहां से वो निकल के जाने लग गए, गृह युद्ध के लिए प्रेरित हुए। ऐसा पहले ही जोड़ दिया गया भारत में किस तरह की स्थिति ना आए, बंधुता के साथ रहे लोग, जैसे कि एक परिवार के लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ। अगला पॉइंट हमारा न्याय। जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, सभी के साथ न्याय हो, समता के साथ साथ न्याय जरूर मिले। मान लो हम ये सोचे कि तो हमारे देश में रहता है लेकिन हम एक मुसलमान हैं, अरे ये तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय तो न्याय है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भाषा को बोलता है, जब वो अपने आप को वहां सेफ महसूस करेगा तो ही तो रहेगा। तभी तो भारत को कहा जाता है नहीं, विविधताओं के साथ यहाँ एकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी के साथ न्याय है, जब चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति बोलता हो, किसी भी समाज में रहता हो, किसी भी लिंग का हो, सभी के साथ यहाँ पर समान अवसर है न्याय के। कहीं भी रोजगार हो, कहीं शिक्षा हो, उसके टैलेंट को देखा जाता है, उसके रोजगार के क्षेत्र में, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, उसके काम के क्षेत्र में उसके साथ न्याय होता है। ये प्रस्तावना में जुड़ा गया है। उसके बाद कोई भेदभाव नहीं हो, सभी के कल्याण के लिए सरकारें काम करें, तब ही हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाएगा सही मायने में। इस तरह से हमारी जो ये प्रस्तावना थी, इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो बार बार शब्द रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया, उसी से मिलता जुलता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के साथ ही मिलता जुलता है समानता, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कोई अपने आप को अपेक्षित महसूस नहीं करे कि मैं इस देश में रहता हूँ लेकिन हिंदुओं को ज्यादा प्रमुखता है, मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार होता है, जो भी चीज है वो सबके साथ एक तरीके से होनी चाहिए। सरकार जो होती है वो एक तरह से प्रजा का पालन करने वाली होती है, पिता के समान होती है। पहले राजा महाराजा करते थे, फिर सैन्य शासन आया, फिर धीरे धीरे रूप परिवर्तित होता गया, तानाशाह भी आए, लेकिन दोबारा सब कंक्लूजन निकालकर यही देखा गया कि सरकारों के सबसे बेहतर रूप में लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी है, लोकतांत्रिक सरकारों का काम ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हर चीज को संविधान में लिखकर छोड़ा, ताकि ना तो नागरिकों के किसी तरह के कर्तव्यों का, अधिकारों का हनन हो और ना ही सरकारों को कहीं बाधा आए कामकाज करने में। उनकी सीमाएं, उनके अधिकार निश्चित कर देंगे। उनको नागरिकों को भी जो आजादी देनी थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जो भी उनके कर्तव्य थे उनका भी वर्णन है। और सरकारों की जो काम है कि सरकारों को किस ढंग से काम करना चाहिए, नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करें, किस तरह से वो कर ले, किस तरह की उनकी एक काम करने की सीमाएं हो, अपने लेवल से वो बाहर नहीं जाए। नहीं तो जो भी सरकार बनेगा, जिसके पास 5 साल के लिए सत्ता हो, वो मनमानी कर सकता है अगर संविधान द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाए तो। इसलिए बड़े दूरदर्शी थे हमारे जो भी संविधान के निर्माता थे, और बहुत सोच विचार के बाद, बहुत तर्क वितर्क के बाद उन्होंने कम से कम 114 दिन की बैठकों के बाद, उन्होंने विचार विमर्श के बाद हमारे संविधान का काम पूरा किया था। ये इस प्रकार आज हमारा संविधान निर्माण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी मुख्य बातें थी, जो भी मुख्य क्वेश्चन आपके बनते थे, वो सारे मैंने आपके करा दिए हैं। आज बस आपका काम इतना है कि
आपको लिखना है और याद करना है। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपके जो भी ये जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे सारे, इसलिए आप एक बार दो बार जरूर अपने लेसन की रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग के बिना आप छोटे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। और बॉक्स में जो दिए गए उनको जरूर पढ़ें और जो भी क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं छोटे बड़े सभी को देखें, ताकि आपके नंबर आगे कहीं लेस ना हो। अपनी तरफ से बेस्ट करके चलिए, अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, कर लेते हैं।